ये पार्टी अलाने को टिकट देगी और वो पार्टी फलाने को टिकट देगी, लेकिन सूत्रों को भी ये पता नहीं है कि देगी किसे। कांग्रेस में बड़ा वाला मुंड कपाल आखिर क्यों हो रखा है? कुलदीप रावत के कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? वैसे मुंड कपाल तो बीजेपी में भी कुछ कम नहीं है। उत्तराखंड में सरकार और 582 मलिन बस्तियों की क्या कहानी है, एक और गैंगरेप की खबर है और उपनल कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने कुछ तैयारी की है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है दोबारा ऐसा न करें, ऐसा करने से चैनल अनसब्सक्राइब भी हो जाता है, यानी ध्यान रखा। लाइक करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से कि चुनाव आते हैं जाते हैं, बाकी तो लोगों ने आपके आसपास ही रहना है, इसीलिए मर्यादा में रहकर के कमेंट कीजिए। खासतौर पर महिलाओं के बारे में कल कुछ वाहियात कमेंट किसी ने कर दिए थे, इसीलिए ऐसे कमेंट्स को फौरन रिमूव भी किया जाएगा। तो तरीके से बात करें, सभ्य पहाड़ी समाज की तरह बात करें, तर्क के आधार पर आप किसी का भी क्रिटिसिज्म कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूठना, मनाना, समझाना, बुझाना, ये सब केदारनाथ उपचुनाव में शुरू हो चुका है और चलता ही रहेगा। बीते दिनों कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 4 लोगों की टीम केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। दावेदारों के आवेदन लिए गए और टिकट के लिए 12 दावेदारों के नामों के साथ एक रिपोर्ट बनाकर के तैयार की गई। ये कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया थी। हालांकि इससे थोड़ा पहले अगर आप आए तो ये कहा जा रहा था कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मामले में भी कांग्रेस में आपसी घमासान देखने को मिला है। पहले 2 पर्यवेक्षक बनाए गए थे, जिनमें भुवन कापड़ी खटीमा के विधायक और वीरेंद्र जाति झबरेड़ा के विधायक शामिल थे। उसके बाद दिल्ली से कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से इसमें 2 और नाम जोड़े जाते हैं, जिसमें गणेश गोदियाल को चीफ ऑब्जर्वर बनाया जाता है, उनके साथ लखपत बुटोला भी शामिल होते हैं। उस समय ये खबर आई थी कि इस फैसले से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुश नहीं है, क्योंकि उनसे पूछ करके ये काम किया नहीं गया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की स्थिति ऐसा लगता है कि शादी वाले घर के किसी फूफा या फिर जीजा की तरह हो गई है, जिनसे किसी काम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पर्यवेक्षक भी बनाए गए, वो विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी खोजने भी आ गए, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 1-to-1 संवाद भी कर लिया, अपनी एक रिपोर्ट बनाकर के तैयार भी कर दी। लेकिन ये रिपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को न भेज करके सीधे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के पास भेज दी गई। बस इसके बाद क्या होना था, लोग तो बातें बनाएंगे ही कि भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पूछा ही नहीं जा रहा है, रिपोर्ट को सीधा दिल्ली भेजा जा रहा है। अब रिपोर्ट भेजने वालों का ये कहना है बल कि उन्हें तो जिन्होंने नियुक्त किया है वो उन्हीं को ही रिपोर्ट भेजेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कुछ नेता नाराज हो गए हैं। उनका ये मानना है कि पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट पहले पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देनी चाहिए थी और उसके बाद पीसीसी उसे आगे भेजता, लेकिन यहाँ पर पीसीसी और पीसीसी के अध्यक्ष को बाईपास कर दिया गया। शिषपाल बिष्ट, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और केदारनाथ के दावेदारों में से एक भी हैं, उनका कहना है कि पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सीधे दिल्ली भेज दी है, पीसीसी को नजरअंदाज किया गया है। पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, उसके तहत रिपोर्ट पहले पीसीसी को देनी थी, दावेदारों को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा न किया गया, जो कि निराशाजनक है। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी आपत्ति को भी जताएंगे, ये उन्होंने कहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो खुले तौर पर नहीं कहा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि केदारनाथ चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है और प्रभारी ने कुछ टेक्निकली सोच समझ करके रिपोर्ट को सीधे अपने पास मंगवाया हो, उनके निर्णय के खिलाफ मैं नहीं हूं, ये करण महारा कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो परंपरा भी बता रहे कि परंपरा ये है कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पीसीसी को देते हैं और फिर पीसीसी उसमें अपना रिकमेंडेशन लेटर लगा करके दिल्ली भेजती है। इस पर दिल्ली में बैठक होगी, उसमें बातचीत की जाएगी। अब ये पहली बार नहीं है कि कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को बाईपास कर रही है। इससे पहले भी इनके बीच में क्या है क्या नहीं है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि कांग्रेस में मुंड कपाल हो रखा है। अब मुंड कपाल तो बीजेपी के लिए भी कुछ कम नजर नहीं आ रहा है। वहां पर बस ये है कि चीजों को मैनेज करना लोगों को आता है और बाहर सिर्फ अच्छी खबरें निकालना ही आता है। लेकिन टिकट उनके लिए भी अब गले की फांस बन गया है और सबसे ज्यादा संकट में वो है कुलदीप रावत को लेकर। कुलदीप रावत अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उन्हें विश्वास है कि पहली बात तो टिकट उन्हीं का ही हो रहा है। ये कुलदीप रावत आश्वस्त है अपने बारे में कि टिकट उन्हीं का ही हो रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता है, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता जो कहेंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यदि कुलदीप रावत को टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर उन्हें कुछ बड़ा देकर के शांत करवाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की जाएगी। लेकिन कुलदीप रावत अपने आप में ही केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी पार्टी से कम नहीं है। कुलदीप रावत के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लोगों का एक बड़ा जनाधार है। वो किसी आम निर्दलीय की तरह जीरो से शुरुआत करने वाले कैंडिडेट नहीं है, बल्कि उनका अपना एक जनाधार है, जो वो 2 विधानसभा के चुनाव में भी दिखा चुके हैं। कुलदीप रावत ही एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तीसरे और चौथे नंबर पर धकेला था। इसीलिए कुलदीप रावत को इग्नोर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर, और आसानी से उनका शांत होना भी संभव नजर नहीं आता है। पिछले 2 चुनाव में बिना दल के कुलदीप रावत लगातार दूसरे नंबर पर रहे हैं। उनके साथ लगा हुआ वोटिंग परसेंटेज देखें तो 22% से ज्यादा वोट दोनों ही चुनाव में उन्हें मिले हैं, जबकि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस उनसे नीचे रह चुकी है केदारनाथ में। और जो सोशल मीडिया पर या फिर दूसरी जगहों पर चर्चाएं चल रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई कुलदीप रावत तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है, कुलदीप रावत फुल मूड में है, तो वो जो फुल कॉन्फिडेंस है, वो जो फुल मूड है, वो इसीलिए है क्योंकि उनके साथ 22% से ज्यादा का वोट बैंक दोनों चुनाव में रहा है, जिनमें वो दूसरे नंबर पर रहे हैं बहुत करीबी मार्जिन से, और नेशनल पार्टियां उनकी विधानसभा में दोनों ही एक बार उनसे नीचे जरूर रही हैं।
तो ये है मामला। मुंड कपाल दोनों जगह हो रखा है। रोपड़ियों के टाइम पर जैसे रात भर बैठ करके लोग नहर का इंतजार करते थे कि नहर कब आएगी और जब नहर आएगी तब अपने खेतों में हम पानी लगाएंगे। जिनके यहाँ गाड़ गदेरे होते थे उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे गांव में गाड़ गदेरे नहीं थे, नहर से पानी आता था, इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूं। तो जैसा नहर का इंतजार रात भर बैठ कर किया जाता था रोपड़ियों के टाइम में कि भाई नहर आएगी तब पानी लगेगा, वैसे ही टिकट का इंतजार भी किया जा रहा है। अब जब टिकट जारी होंगे तो उसके बाद देखना असली मुंड कपाल फिर शुरू होगा। फिलहाल नोटिफिकेशन कल चुनाव का जारी हो चुका है, 2 लोगों ने नामांकन पत्र खरीद भी लिए हैं। अब टिकट का इंतजार है। सबके सूत्र भी एक्टिव है, किसी के सूत्र अलाने को टिकट दे रहे हैं, किसी के सूत्र फलाने को टिकट दिला रहे हैं, लेकिन मिलेगा किसे ये कोई नहीं जानता, खासतौर पर बीजेपी में, क्योंकि यहाँ पर अचानक से सीधे गुमचोट ही लगती है। उत्तराखंड में 582 मरीन बस्तियां हैं। यहाँ बहुत ज्यादा आबादी भी बसती है। अकेले राजधानी देहरादून में ही करीब 129 से ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। ये डेटा पुराना है सरकारी। जब उत्तराखंड राज्य बना भी नहीं था तब देहरादून नगर पालिका हुआ करता था और नगर पालिका में 75 मलिन बस्तियां थी मात्र। 9 नवंबर 2000 को जब से उत्तराखंड राज्य अलग बना तब से मलिन बस्तियों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। साल 2008-2009 का डेटा यह है कि अकेले देहरादून में 75 से मलिन बस्तियां बढ़ करके 129 हो गई। लेकिन आज ये मलिन बस्तियां 150 से भी ज्यादा हो गई होंगी, इसकी संभावना पूरी है। उत्तराखंड में ये 582 मलिन बस्तियां निकायों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की जमीनों पर बसी हुई हैं अवैध अतिक्रमण करके। साल 2016 में हाईकोर्ट का यह आदेश था कि इन्हें अतिक्रमण हटा करके इन्हें तोड़ा जाए, लेकिन इतनी बड़ी आबादी से पंगा लेना सरकार के लिए भी आसान नहीं था। इसीलिए इनको बचाने के लिए सरकार अध्यादेश ले आई। सबसे पहले साल 2018 में 3 साल का अध्यादेश सरकार लेकर के आई, इनको बचाया गया। फिर 2021 में फिर से 3 साल का अध्यादेश लेकर के आई, इनको बचाया गया, जो कि आज यानी कि 23 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। अब क्योंकि यह चुनावी साल भी है, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए इन मलिन बस्तियों में रहने वाली 8 लाख से ज्यादा की आबादी को सरकार नाराज नहीं कर सकती है। यही कारण है कि खजानदास हो या फिर विनोद चमोली हो या फिर उमेश शर्मा काऊ हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, जिन जिन की विधानसभाओं में ये बस्तियां हैं, वो सरकार से मांग कर रहे थे कि फिर से अध्यादेश ला करके इन बस्तियों को बचाया जाए। और इसीलिए आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फिर से इनको बचाने के लिए सरकार एक और अध्यादेश लाने जा रही है। या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक क्या पता अध्यादेश आ भी चुका होगा। अब इन मलिन बस्तियों के और इनको बचाने के 2 पहलू। एक तो ये कि जहां सरकार को आसान लगता है कि विरोध नहीं होगा, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है और अतिक्रमण पर जेसीबी चला दिया जाता है, जैसे कि पहाड़ों में पिछली कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों में हुआ है। लेकिन जहां पर आबादी का एक बड़ा वोट बैंक भी है, वहां पर ऐसी हिमाकत सरकार नहीं कर पाती है। उनको बचाने के लिए सरकार अध्यादेश ला देती है। दूसरा पहलू उन लोगों का भी है जो इन मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। ये लोग भी कई सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। एक तो इनको बस्तियों में बसाया किसने? आप जानते ही होंगे कि कई खाली पड़ी, सूखी पड़ी नदियों के किनारे बस्तियां बस जाती हैं। कई सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण से बस्तियां बस जाती हैं। जब बसावट होती है तब पूछ जांच नहीं होती, उसमें उनका भी कसूर नहीं है जो वहां पर बस रहे हैं, वो लोग तो बसेंगे ही। लेकिन अब जब उनको कई साल हो गए हैं, उनको एकदम से हटाना भी उनके लिहाज से सही नहीं है। इसका समाधान नियमितीकरण से भी हो सकता था, लेकिन सरकार आज तक वो समाधान भी नहीं निकाल पाई, यानी कि इन मलिन बस्तियों का नियमितीकरण भी नहीं करवा पाई, इनको हटा भी नहीं पाई। बस बीच का रास्ता चल रहा है। ये मलिन बस्तियां अब सरकार के लिए चुनौतियां भी बन रही हैं। कब तक अध्यादेश ला करके इनको बचाया जाएगा? कांग्रेस के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि भाई इन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। अब ये बस्तियां हैं तो सभी के लिए वोट बैंक ही, जिस पर राजनीति भी होगी, राजनीति भी जारी रहेगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर सरकारी जमीनों पर बस्तियां ऐसे ही बस्ती चली गई तो फिर डेमोग्राफी चेंज होना भी लाजमी है। फिर आप वो रोना मत रोइए, या तो फिर पहले ही ध्यान दे दीजिए। इन बस्तियों को बसाने वाले भी तो हमारे माननीय नेतागण ही हैं और इन पर राजनीति करने वाले भी हमारे माननीय नेतागण ही हैं। उत्तराखंड में रेप और गैंगरेप की खबरें आना अब आम बात सा हो गया है। हर दिन न्यूज वेबसाइट्स और अखबारों में रेप या फिर गैंगरेप की खबरें छपी हुई होती हैं। खटीमा में एक गैंगरेप का मामला सामने आया और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये दुष्कर्म एक किशोरी के साथ 5 किशोरों ने किया है। लड़की के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 14 साल की बेटी के साथ 5 किशोरों ने दुष्कर्म किया है। लड़की किसी धार्मिक कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे अपने जान पहचान वाला युवक मिला तो उसके साथ बाइक पर बैठ करके चली गई। आरोपी उसे दूसरे गांव की तरफ ले गया और वहां पर अपने 4 साथियों के साथ मिलकर के उसका दुष्कर्म किया और फिर किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक चिंता वाली बात है और बड़ी शर्म की बात है। उपनल कर्मियों के मामले में अब सरकार रिव्यू याचिका दायर करने की तैयारी में है। 12 नवंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का करने की एक ठोस नीति बनाई जाए। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और बीती 15 अक्टूबर को आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो हाईकोर्ट के फैसले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उपनल वाले कई मंत्रियों और विधायकों से मिलकर के लगातार ये मांग कर रहे थे कि हाईकोर्ट का फैसला जल्द से जल्द लागू किया जाए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाने की तैयारी अब कर रही है।
यानी कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। सरकार ने न्याय विभाग से परामर्श के बाद ये फैसला लिया है। यदि आप में से कोई उपनल वाला है और इस वीडियो को देख रहा है तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, केदारनाथ उपचुनाव समेत बाकी के टॉपिक्स जिन पर हमने बातचीत की। बाकी आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। अच्छा लगे वीडियो तो दूसरे लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।